अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गांव गांव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पाक सऊदी ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान की सऊदी अरब को मुख्तलिफ मंसूबों में भारी सरमाकारी की पेशकश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। पाक सऊदिया मजबूत शराकतदारी कायम करने के अज़म का यादा। मुलाकात में पाक सऊदिया $5 अरब सरमाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरे पाकिस्तान सऊदी स्ट्रैटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत का मशकूर है। पाकिस्तानी अवाम वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। सऊदी वफ़द के साथ मुलाकातों में इलाकाई सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी के लिए पुरअज़म। सऊदी वफ़द ने मईशत के लिए खसूसी सरमाकारी कौंसिल के क़याम को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि SIFC से सरमाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाक सऊदिया ताल्लुकात इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अहम है। IMF से मुख्तसर और लंबे मुआहदे के लिए पुरुमीद है। मालियाती इदारे से $1 अरब की किस्त अप्रैल में मंजूर हो जाएगी। नए कर्ज के लिए IMF से 3 साला प्रोग्राम की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में इंटरव्यू कहते हैं कि सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से कौमी एयरलाइन पहला मनसूबा है। भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदात में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। इस तरह के मुताबिक मार्च 2024 में भारत से दरामदात 48% बढ़ी। हजम $2 करोड़ 73 लाख रिकॉर्ड किया गया। रवां बरस जनवरी और गुज़श्ता बरस में भी भारत से दरामदात बढ़ी थी। ऑयल टैंकर्स और इस्लामाबाद इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात हल कराने की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म कर दी। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर रीजन समेत हवाई अड्डों की सप्लाई बंद कर दी थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी अवाम को ना मिल सकी। नान बाई सरकारी अहकामात पर अमल दरामद से गुरेजा। नोटिफिकेशन के बावजूद पुरानी कीमत पर रोटी और नान फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने कहा कि हुकूमत रोटी नान की सस्ती कीमतों पर अमल दरामद करवाए। सस्ती रोटी की फराहमी के लिए वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासिन मुतहरिक। लाहौर में महंगी रोटी और नान बेचने पर 14 अफराद मौके से गिरफ्तार। महंगी रोटी बेचने पर वाहतक रोड पर 2 पॉइंट सील कर दिए। वज़ीर खुराक पंजाब की मार्केट की नाकिस मॉनिटरिंग पर हुकाम की सरजनिश। कहा किसी को मसनूई महंगाई की इजाज़त नहीं देंगे। कराची में निजी कंपनी बैरून मुल्क नौकरी देने के बहाने करोड़ों लूट कर फरार। निजी कंपनी ने सऊदी अरब, दुबई में मुलाजमत के लिए नौजवानों से रकम ली। कंपनी ने 80 मुतासरीन से 2 करोड़ से ज़ायद रकम ली। मुतासरीन के पासपोर्ट भी निजी कंपनी के पास थे। सोने की कीमत में 2400 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 2,49,700 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट का कारोबार के इख्तिताम पर 70,780 पॉइंट्स पर बंद।
हुकूमत ने 16 रोज में दूसरी बार अवाम को पेट्रोल बम से उड़ा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर पर जा पहुंची। डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे का बड़ा इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 69 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये 54 पैसे इजाफा हुआ। हर 15 रोज बाद कीमत बढ़ाना जुल्म है। हुकूमत अवाम का खून निचोड़ना चाहती है। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बच्चों का पेट पालें, फीसें दें, बिजली गैस के भारी बिल अदा करें या पेट्रोल डलवाएं। जाएं तो जाएं कहाँ। हुकूमत कुछ रहम करे। हुक्मरान अपनी शाखर्चियाँ कम नहीं करती, अवाम पर मुसलसल बोझ डाल रहे हैं। सरसब्ज पंजाब खुशहाल काश्तकार प्रोग्राम के लिए हम फैसले। पंजाब भर के 8000 सरकारी खालों को दोबारा पुख्ता किया जाएगा। ज़राई यूनिवर्सिटीज़ की बेहतरी और तहकीकी मराकज़ के क़याम का आगाज़ किया जाएगा। पंजाब के किसानों को 5 से 20 किलोवाट तक के सोलर दिए जाएंगे। साबिक डीजी ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी। आर्मी चीफ और DG ISI ने फैज़ हमीद को मुआहिदे की इजाज़त दी थी। फैज़ हमीद के दस्तखत पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने इत्तेफाक किया। इंक्वायरी कमीशन ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फैज़ हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैज़ाबाद धरने जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा के 4 साबिक वज़राए आला से सरकारी अमला वापस ले लिया गया। परवेज खटक, अमीर हैदर होती, मेहताब अब्बासी, पीर साबिर शाह के साथ अमला तैनात था। साबिक वज़राए आला के प्रोटोकॉल पर ग्रेड 14 से ग्रेड 17 तक 4 अफसरान तैनात थे। बानिए PTI बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। जाली केसेस के खात्मे, हकीकी आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। PTI का मैंडेट छीन कर फॉर्म 47 वालों को दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस के मामले पर चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। निज़ाम को पैगाम है, मुल्क पर रहम करें। ये इतने एक्सपोज होंगे कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अहकाम जारी किए। अदालत बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर बरहम। MNA अजहर कयूम नाहरा और MPA राना अरशद की कामयाबी मअतल। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अजहर कयूम नाहरा के मुखालिफ बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। अजहर कयूम नाहरा गुजरावाला राना अरशद ननकाना से इलेक्शन जीते थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कच्चे के इलाके में 13 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया गया। डाकों के इलाके में ऑपरेशन जारी, हालात बेहतर हो रहे हैं। कच्चे के इलाकों में डाकों का मुकम्मल सफाया करेंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जिल मेमन ने कहा कि अमन अमान सिंध नहीं पूरे मुल्क का मसला है। कराची में जराइम सूरत हाल पर तेजी से काबू पाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का अचानक तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मरी का दौरा। OPD में मरीजों की लंबी लाइन्स देकर इजहार बरहमी। मरीम नवाज की मरीजों को इंतजार कराने पर MS की सरजनिश। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों की अयादत की, इलाज मुआवजे की सहूलतों के बारे में पूछा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 4 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी हो गए। PTMA के मुताबिक रिपोर्ट जारी कर दी गई। सैलाबी रैलों से 53 घर तबाह, 330 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लोअर दीव में तूफानी बारिशों से दर्जनों मवेशी हलाक। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना।
बलूचिस्तान में बारिशों के बायस रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतासिरा इलाकों में तालीमी इदारे आज भी बंद। आसमानी बिजली और छत गिरने से 9 अफराद जान बहक। PTMA और जिला इंतजामिया के मुख्तलिफ अजलां में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला आज कराची में दाखिल होगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान नामा का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान नामा में कौन सी अहम खबरें डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले बात की जाएगी पाकिस्तानी मईशत की बहाली के लिए सऊदीया मदद को आ चुका है। इसके अलावा फैजाबाद धरना केस की रिपोर्ट में फैज हमीद को क्लीन चिट मिल चुकी है। और बात की जाएगी पंजाब में महंगाई, नान और रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की क़यादत में आला सतह वफ्द का दौरा। पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इसके अलावा पाक सऊदिया ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, मजबूत शराकत दारी कायम करने, इक़्तिसादी ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इयादा किया गया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी वफ़द ने मईशत के लिए खसूसी सरमाकारी कौंसिल के क़याम को भी सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की एपेक्स कमेटी के इजलास में खसूसी शिरकत और खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल से खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम है। ज़राअत, तवानाई, मादनियात में ताउन के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरमाकारी दोनों ममालिक के मुस्तकबिल के लिए फ़ायदा मंद है। सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान पर आपको बताते चले तमाम सूरत हाल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की क़यादत में आला सतह वफ़द का दौरा पाकिस्तान, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की गई। पाक सऊदी ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। ये तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद हैं खुर्रम शहजाद। हम उनसे उनकी राय लेते हैं। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। खुर्रम शहजाद साहब, सऊदीया एक बार फिर से पाकिस्तान को की मदद को सामने आ चुका है। सऊदी सरमाकारी से मुल्की मईशत को किस हद तक फायदा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छी डेवलपमेंट है और सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म पार्टनर रहा है और आगे भी रहेगा और उसमें स्ट्रेटेजिक जो है वो ताल्लुकात हैं हमारे। और मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है कि उनका पूरा वफ्द जो है पाकिस्तान पहुंचा है और सारे रेलेवेंट जो वज़रा हैं उनके उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, फूड सेक्टर है, एनर्जी है, उसमें डिफेंस है, उसमें मिनरल्स हैं। ये सारे जो रेलेवेंट उनके वज़रा हैं वो सब पाकिस्तान में हैं। एक हफ्ते का एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है ट्रिप है, टूर है, जिसमें प्रोजेक्ट्स जो है वो डिटेल डिस्कस की जा रही है। मेरे ख्याल में इसका अच्छा आउटकम निकलना एक्सपेक्टेड है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लास्ट दो वीक्स पहले आई गेस या 1-1.5 वीक्स पहले जब हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो हमारी पूरी टीम गई थी वहाँ और उन्होंने उनके जो प्रिंस सलमान है उनके साथ मोहम्मद बिन सलमान उनके साथ जो है बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। मेरे ख्याल में जो टॉप लेवल है उस पे एग्रीमेंट्स काफ़ी हो चुके हैं ऑलरेडी इन प्रिंसिपल। अब देखना ये कि नीचे कौन कौन से एरियाज में इन्वेस्टमेंट जो है कमिट की जाती है और इसको कैसे आगे लेके चला जाता है। अगर इसमें कमिटमेंट आती है जो कि ऑलरेडी है भी, मेरे ख्याल में और भी इन्वेस्टर्स जो है वो फॉलो करेंगे सऊदी अरेबिया को। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद माहिर मईशत, अपनी कीमती राय से हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के लिए लीडरशिप भी आएगी और शेर अफजल मरवत साहब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर अफजल मरवत साहब की खास कर ड्यूटी लगाई गई है, वो KPK में भी जाएंगे और जल्द से करेंगे। हम सपने के साथ ही साथ मैं भी जाऊंगा एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब ने आज पहली मरतबा ड्यूटी लगाई है। इसी तरह उमर अयूब साहब की, जिसके लिए पहले खान साहब की तरफ से यही अहकामात थे कि वो वहाँ रहे जहाँ थे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक वो वहाँ रहे जहाँ पर है। आज उनके लिए भी ये हिदायत है कि वो भी पार्टी के फंक्शनों में पंजाब और सिंध में जाया करेंगे, जिसकी उन्होंने पहले ही इब्तिदा की है बलूचिस्तान से। इंशाअल्लाह ताला पार्टी को दोबारा फ़ाल करने के लिए भी खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है।
जी कोई क्वेश्चन? एक मिनट जी, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। खान साहब के साथ आज मुलाकात में इन्होंने उसी कमरे में एक शीशे के फ्रेम पे मुश्तमिल एक पार्टीशन बनाई और साथ में एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया, और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। वो बल्ब जो है हमें इजाज़त नहीं थी कि हम उस बल्ब को चेक करते, क्योंकि ये एक नया बल्ब लगाया है और ऑलरेडी कमरे में रोशनी थी। ऐसे बल्ब जो हैं वो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी जेल हुकाम को कि खान साहब के साथ जब भी वकला की मुलाकात होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म को पामाल किया, जेल हुकाम बैठे हुए थे, होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म को पामाल किया, जेल हुकाम बैठे हुए थे। उन्होंने इस आर्डर को जो है बिल्कुल जूती की नोक पे रखा। इसके अलावा ये जो पार्टीशन बनाई है इसका वाहिद मकसद ये है कि जहाँ पे हमारे दरमियान कुसर पुसर होती थी वो भी इनके कानों तक पहुँचे। एक बात, दूसरी बात, पंजाब की क़ियादत से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास हम ऑलरेडी ताख़ीर में हैं ज़िमनी इलेक्शन में, और 19 तारीख तक हमारे पास 3 दिन हैं। हमें किसी भी हल्के से प्रोग्राम नहीं आए हैं कि कहाँ पे जलसा करना है, तो लिहाजा जल्द अज जल्द पार्टी से रब्ता करें ताकि हम फ़ौरन पंजाब के लिए प्रोग्राम बना सकें। बावल नगर के एक मिनट शिकवे थे, क्या वो दूर हो गए या नहीं? मेरा तो कोई गिला शिकवा नहीं था, गिला शिकवा कोई नहीं था। खान साहब को मैंने आगाह किया कि भाई वो जो सोशल मीडिया टीम है वो चूँकि आपकी ख्वाहिश थी मैंने अबंडन कर दी है, और दूसरा मैंने ये भी बताया कि पार्टी में अगर कोई मेरे खिलाफ बयानबाजी करता था तो मैंने ये भी ऐलान किया है कि उनको जवाब भी नहीं देगा। खान ने इसको सराहा है। अच्छा, बावल नगर वाक़े पे चेयरमैन साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली खान साहब का पैगाम आप तक पहुंचाया है। एक एंगल इसमें और खान साहब ने फरमाया था जो आपके गोश गुजार करना बड़ा ज़रूरी है। खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई इदारे के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है या किसी शहरी के ख़िलाफ़ कोई इदारा काम करता है या कोई जुर्म सरज़द होता है तो अदालतें उसका फ़ोरम है। हमेशा अदालतों में बातें जाकर ख़त्म हुआ करती हैं। इस तरह कभी नहीं हुआ कि अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी पुलिस वाले ने कोई एक्शन लिया है तो वो ख़ुद जाकर उसको जाके सबक सिखाए और इस तरह की मारपीट करे और पाकिस्तान के कानून को हाथ में ले ले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ ईसा साहब का ये काम बनता है कि वो कम से कम हमें तो इंसाफ नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ के लोगों के घर टूटे, लोगों के जहेज़ के सामान उठाए गए, उस पर किसी के कान पे जूं नहीं रिकी। कम से कम एक पुलिस के इदारे को आप खड़े होकर इंसाफ दें। अगर आप इंसाफ देंगे तो ये मुआशरा और ये मुल्क कायम रहेगा, और अगर इसी तरह से बेइंसाफ़ी रही तो ये मुल्क जो है वो मज़ीद गिरता जाएगा, और हमारा सबसे बड़ा इसका नुकसान हमारे मुआशी निज़ाम के ऊपर आएगा जो पहले से गिरता जा रहा है। अगर मईशत ख़त्म होगी तो ये मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता मुल्क की जो सालमियत है उसको ख़तरा आएगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो बहुत शुक्रिया जी। आप साहब ये बताइएगा कि आपने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि अप्रैल के महीने में खान साहब जेल से बाहर हो, उनकी रिहाई की 2 ही सूरतें हैं, या तो उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो या फिर बस पर्दा अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके नतीजे में उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। ये बताएं कि जब भी आपने खान साहब से बात की है जेल में, आपको पता है हर अपनी वो हर वक्त जो है एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं, हिट करते हैं नाम ले लेंगे। तो ये बताएं कि रिहाई उनकी कैसे मुमकिन है? क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं बस पर्दा? देखो, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं उसका यादा एक बार फिर करूँगा। जहाँ तक खान साहब के रिहाई का ताल्लुक़ है वो किसी भी सूरत भी किसी डायलॉग की वजह से नहीं है, और हमने पिटीशन फ़ाइल की है हाई कोर्ट में। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ईद से पहले हमारे केसेस का फैसला हो। अब कल की केस भी 10 दिन की ताख़ीर से आगे बढ़ा है। 3 केसेस है जिसमें
आगे बढ़ते हुए बात करें फैसलाबाद धरना में साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक उस वक्त की मुल्क की क़यादत ने किसी इदारे या अहलकार को मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया था। फैसलाबाद धरने के दौरान पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। उस्मान राना रिपोर्ट कर रहे हैं। फैजाबाद धरने पर 3 रुकनी कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली, जिसके मुताबिक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर दाखिला एहसन इकबाल, वजीर आला शहबाज शरीफ और DGIB आफ्ताब सुल्तान ने इदारे के किरदार से इनकार किया। साबिक IG अख्तर अली शाह की सरबराही में कायम कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमत हासिल की। 22 नवंबर 2017 में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने DGC फैज हमीद को मामले को हल करने का मैंडेट दिया था। मेजर जनरल फैज हमीद ने बतौर DGC मुआहदे पर दस्तखत करना थे। इस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी थी। 25 नवंबर 2017 को एजेंसी के ताउन से मुआहदा होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। सूबाई हुकूमत गाफिल और कमजोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासिर होती है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलविस नहीं होना चाहिए। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। लाहौर में जालिम शख्स ने 3 माह की तनख्वाह मांगने पर वर्कर को जंजीरों से बांध दिया। जंजीरों में जकड़े शहरी की वीडियो वायरल होने पर अहले खाना का मुगलपुरा पुलिस से मुराबता। पुलिस से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मोहम्मद अखलाक को बाजियाब करवा लिया है। मजीद तफसीलात लाहौर से हमाद असलम से जानते हैं। जी हमाद असलम, बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, जालिम मालिक ने वर्कर की वीडियो बनाकर वायरल की थी, जिसके बाद अहले खाना ने उस वीडियो को देखते हुए जो मुगलपुरा पुलिस है उससे रब्ता किया और जालिम मालिक ने तनख्वाह मांगने पर वर्कर को जंजीरों से बांध दिया था। ये मौका सामने आया है बाजियाब होने वाले लड़के की तरफ से, लेकिन जब जालिम मालिक के हवाले से पुलिस की तरफ से ये भी मौका आ रहा है कि उसको इसलिए बंद गया कि उसने 40,000 हेराफेरी की थी, जिसके बाद मालिक गुस्से में आ गया, तैश में आ गया और उसको जंजीरों में जकड़ लिया था। हम ये 22 साला मोहम्मद इखलाक जिसे बाजियाब करवाया गया है, ये जिला का रहायशी था और 3 माह कबल काम और मुल्ज़म खालिद महमूद और तोफा के साथ काम में मसरूफ़ अमल था। लेकिन ये मामला बिगड़ने पर जो उसने अगवा कर लिया और उसे जंजीरों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके घर वालों से बात भी नहीं करवाई गई। मुल्ज़म ने मगवी मोहम्मद इखलाक पर तशद्दुद करने की वीडियो बनाकर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल की थी, उसके बाद लगते जिगर को उस हालत में देखकर मगवी के वालिद ने थाना मुगलपुरा से दरख्वास्त जमा करवाई और SP सिविल लाइन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हनान ने वीडियो को देखते हुए फौरी नोटिस लिया और मगवी की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दी, जिसके बाद बड़ी दलेरी के साथ पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुल्ज़म को धर लिया और मोहम्मद इखलाक को बाजियाब करवा लिया। मुल्ज़म खालिद महमूद के खिलाफ थाना मुगलपुरा में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश अब हवाला इन्वेस्टिगेशन विंग कर दिया गया है। SP सिविल लाइन का कहना है कि मज़ीद हक़ाइक़ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सामने आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूटने लगे। नाजिमाबाद 3 नंबर पर 4 शहरियों को डाकू ने नाका लगाकर लूट लिया। वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने कहा कि वाकये में मुलव्विस मुल्जिमान की निशानदही हो गई है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिंध में अमन अमान खराब करने की सूरत हाल कौमी खजाने पर बोझ बनने लगी। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के सिंध पुलिस के दावे खोखले निकले। कच्चा फोर्स भी खातिर ख्वाह नताइज ना दे सकी। डाकुओं के खिलाफ क्विक रिस्पांस के लिए दरियाए सिंध पर पुल की लागत 9 अरब से बढ़कर 19 अरब तक पहुंच गई है। 10 अरब रुपए की इजाफी रकम खर्च होने के बावजूद घोटकी और कंदकोट के दरमियान पुल ताहाल तामीर न हो सका। तफसीलात जानते हैं उबैद शाह से। उबैद शाह, बताएगा इतनी खती रकम खर्च हो रही है, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, कच्चे के इलाके में डाकुओं का राज बरकरार है। कशमोर, कंदकोट, घोटकी के इलाकों में इस वक्त डाकू जगह जगह लूटमार कर रहे हैं। आए दिन अगवा बराए तावान के वाक़यात बढ़ते हुए नेशनल हाईवे पर भी आ गए हैं। नेशनल हाईवे से लोगों को अगवा किया जा रहा है। इस हवाले से न सिर्फ डाकुओं के हवाले से जो सिंध हुकूमत ने प्लानिंग कर रखी है, IG सिंध ने जो अपनी वहाँ पर फोर्स जमा कर रखी है, उसके बावजूद कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में हड़ताल की थी कि उनको अमन अमान बरकरार रखा जाए और उनके ड्राइवर्स का अगवा और हत्या के 5 ड्राइवर्स को फायरिंग करके कत्ल भी कर दिया गया था। इस तमाम तरह सूरत हाल के बाद हम ये देखते हैं कि सिंध हुकूमत के बजट पर भी ये जो कच्चे के डाकू हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं। कशमोर कंदकोट को मिलाने वाला जो पुल है, तो जो तकरीबन 4 किलोमीटर का एरिया बनता है, अगस्त 2023 में न्यूज़ ने खबर ब्रेक की थी कि ये जो 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, ये बढ़ते हुए 10 अरब का हो चुका है और उसके साथ ही साथ अब 2024 में ये 19 अरब रुपए इस पर खर्च किए जाने का इंकशाफ है। जबकि जो पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके नज़दीक इस पुल की बहुत अहमियत थी, क्योंकि कच्चे के इलाके में दुरानी महर के करीब जो रास्ता पड़ता है, वहाँ पर दरिया सिंध का एक छोटा सा कट है जहां से डाकू बासानी निकलते हैं और मुगवियों को वहां से ले जाते हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को रिस्पांस करने में काफ़ी मुश्किल होती थी। यही वजह है कि ये पुल बनाया जा रहा था ताकि कशमोर कंदकोट के अवाम जो है ना सिर्फ एक दूसरे से लिंक हो जाएं, बल्कि डाकुओं की किसी भी सरगर्मी की सूरत में कानून नाफिज करने वाले इदारे क्विक रिस्पॉन्स भी कर सकें। लेकिन ना क्विक रिस्पॉन्स हो सका, ना कच्चे के डाकुओं को लगामें डाली जा सकी। हुआ तो बस ये कि जो सिंध हुकूमत का बजट था उस पर डाकू मज़े करते रहे, यानी डाकुओं के नाम पर वो बजट में इजाफा होता चला गया, तामीराती और तरक्याती कामों का बजट बढ़ता चला गया, लेकिन डाकू काबू में नहीं आए। ठीक है अच्छा, बहुत शुक्रिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हमरा रोटी की कीमतें मालूम की। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अड्डा प्लाट पर नान बाइयों से मुलाकातें की, उनसे रोटी की कीमत मालूम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को खुद मैं देखकर अवाम का खुशगवार हैरत का इज़हार किया। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ ने अवाम से उनकी राय भी मालूम की। नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी की कीमत का जायजा खुद लेता रहूंगा। ताज बुखारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आज एक अहम दौरा किया गया है। कायद नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ ने रोटी की कीमत मालूम करने के लिए खुद अवाम में पहुंच गए और नान भाइयों से मुलाकातें की, उनसे रेट दरियाफ्त की, उनकी मुश्किलात और उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। कायद मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा रोटी की कीमतें मालूम की। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अड्डा प्लाट पर नान भाइयों से मुलाकात की, उनसे रोटी की कीमत के बारे में मालूम भी किया। और नान कितने का दे रहे हो? थोड़ा दिखाएं 16 वाली रोटी तो दीवार पे लगाएं। एक 20 रुपये ना दोबारा दे देना। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। ठीक है, 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। मुझे बोला भी बेच रहे हैं, आप लिख के भी लगा दिया। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे और अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है। ठीक है, आज कोई रोटी लाए आगे मियां ये दिखाएं जरा। आपको बताएं कायद नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दौरे पे गई और नान भाइयों से मुलाकातें की, रोटी की कीमत के बारे में दरियाफ्त किया, उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि हम इनके दरमियान में मौजूद और रोटी की कीमतों को का मालूम करते रहेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 साबिक वज़राए आला के साथ
तायनात सरकारी अमला वापस ले लिया। परवेज खटक, अमीर हैदर होती, मेहताब अब्बासी और पीर साबिर शाह शामिल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के 4 मंसूबे की तौसीक के लिए सरगर्म, फौरी कंसल्टेंट हायर करने और मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। और लाहौर में चौकी हल्लों की पुलिस की कार्रवाई, बच्चे से ज्यादती की कोशिश का मुलजिम गिरफ्तार, जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रेस किया गया। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। करनी थी उसके ऊपर चाहिए था कि इसाक डार जो फॉरेन मिनिस्टर है वो या किसी और काबीना मिनिस्टर को वहां पे भेज दे और पॉलिसी स्टेटमेंट देते ईरान और इजराइल पे, और उनको तो इन चीजों से फुर्सत नहीं है। वो तो अपने मजों में ये सारे के सारे बुझान लगे हुए हैं। दूसरी अहम बात मैं कहता चलूं कि सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, हम लोग उनको अहलन व सहलन कहते हैं, वेलकम, खुश आमदेद। और हमेशा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए या पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी करे वो पाकिस्तान की आवाम के लिए सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान में पैसे की रेल पेल होगी, कारोबार चलेगा। हम लोग पैसियत पार्टी उसको वेलकम करते हैं, पैसियत ऑपोजिशन वेलकम करते हैं। पर यहाँ पे एक मसला है ये ख़वातीन हज़रात कि यहाँ पे जिस मुल्क में बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि जिस मुल्क में आप सरमायाकारी के लिए जाएंगे वहां पे आप देखें कि आपका रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, आइन और कानून की बालादस्ती है या नहीं है। तो हमारे बैनुल-अक़वामी दुनिया से और बिलखुसूस सऊदी अरेबिया या अमारात से हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे भाई बहने या आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, हम लोग उनको खुशामदीद कहते हैं। और या वो खुदा न खास्ता या यहाँ पे माहौल देखते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन और कानून का फुकदान है, तो वो गलती ये फॉर्म 47 की बैसाखियों वाली हुकूमत की है कि इन्होंने आइन और कानून के परखचे उड़ा दिए। जिस मुल्क में जज साहिबान ये खत लिखें कि इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव आके हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, हमारी खवातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हज़रात पाबंद सलासल हैं, हमारे 106 हज़रात जो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, उनके केसेस के ऊपर वो असर अंदाज हो। तो इन्वेस्टर जो है खवातीन हज़रात वहां से फिर वो 10 बार सोचता है। गलती हमारे हुक्मरानों की है, इस वक्त इन्वेस्टर्स की नहीं है। तो लिहाजा ये मैं वाज़ेह करता चलूं। और यहाँ पे हम लोग ये भी डिमांड करते हैं कि जो फैजाबाद इंक्वायरी रिपोर्ट आई है वो पब्लिक होनी चाहिए और सामने आनी चाहिए। इसको किसी फाइल में बंद करके अलमारी में बंद ना करें, पब्लिक करें उस चीज को। और एक और अहम बात कि भावल नगर का जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें पुलिस और फौज मुलव्वस थी, दोनों आपस में उनका गुथम गुथम हुए, लिहाजा वो इंक्वायरी रिपोर्ट एक जज साहब उनके ज़ेर साया या उनकी निगरानी में होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और जो लोग उसमें कसूरवार हैं उनको कैफियत किरदार तक पहुंचाना चाहिए। यहां पे मैं ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि पुलिस के लोग, पंजाब पुलिस के लोग को, भाई आपने ये इस चीज पे बुरी आदत पे डाली है ना पंजाब पुलिस को कि वो पुलिस फोर्स नहीं रही। वो जिस तरह चोर डकैत किसी के घर में जाते हैं रात के अंधेरे में दीवार में फांग के बगैर वारंट के, तो वो भी आदत पड़ गई है उनको। तो उसी तरह वो एक घर में गए बगैर वारंट के, तो वो ख्वाजा आसिफ के बकौल के जी पंजाब पुलिस बगैर वारंट के गई और ये सारा सिलसिला हुआ। तो भाईजान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब जनाब कि पीटीआई के घरों में, हमारे अपने घरों में जो पुलिस फोर्सेज आती रही हैं तो वो फूल के बुके और वारंट फ्रेम करके आते रहे हमारे पास और हमें उनको रात को हमें वो पेश करते रहे कि जी आपके लिए तोहफा लाए, मेहरबानी करें। वो कौन से वारंट के साथ आते रहे? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के किसी भी देहात में। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे।
रहनुमा पीटीआई उमर अयूब इस्लामाबाद में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खुदारा होश के नाखुन लें, पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाना है। हम लोग मुहिब्बे वतन शहरी हैं। सर्टिफिकेट मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ अवाम की, पाकिस्तान की अवाम दे सकती है और कोई शख्स नहीं दे सकता। सर, आपने न्यूज़ों का कहा हुकूमत ने बाइकआउट किया, चाहिए तो अपोजिशन बाइकआउट करे, पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। लेकिन अब 18 तारीख को गांधी सेशन है, उस तरह का पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है। इसमें अपोजिशन की क्या है होगी तमाम, क्योंकि आप अपोजिशन लीडर भी हैं, लेकिन आप जो मुरतब करेंगे वो तमाम अरकान तमाम पार्टी के लोग करेंगे। अगर यही सोच रहा हो कि चार की यानी आप तब्दील करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग मिस्टर 10% के शान शान उनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस मौकों का सलूट होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बता दीजिए जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जैसे आपने कहा कि IMF भी इसकी बड़ी वजह है, लेकिन कुछ देर पहले जो वजारत पेट्रोलियम का जो आया एलामिया, उसमें कहा गया कि जो मिडल ईस्ट में सिचुएशन बनी है इंस्टेबिलिटी की, वो बड़ी वजह है। दो कमेंट्स चाहिए कि क्या मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है उस पर पाकिस्तान अपना रोल अच्छे से प्ले कर सका है? दूसरा, क्या यही वजह है और आपको लगता है कि खुशकिस्मती से या बदकिस्मती के साथ उनसे ये कह दें कि जी वहां पे अपने बोर्ड में देख लें, वहां पे एक नाम उनको नजर आएगा बैसियत फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम, और वो होगा आपका साथी, आपका भाई उमर अयूब। तो थोड़ा बहुत इस सेक्टर के बारे में पता है। जनाबे वाला, जो स्टॉक आपके पड़े होते हैं यहाँ पे, वो मिडिल ईस्ट में तो अभी कीमत क्या पड़ेगी ना, तो उसका इस मौजूदा स्टॉक पे क्या फर्क पड़ रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कैलकुलेशन करें कि रुपए की कीमत की अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन, आपकी स्टॉक, आपका पाइपलाइन में कितना तेल है या नहीं है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस प्राइस इंक्रीज को जस्टिफाई नहीं करती। जो चीज जस्टिफाई कर, जो चीज असल वजूहात है वो आपके सामने मैंने रख दी है। आपको मैंने बता दी है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट का टारगेट, ये आप वहां से उठा के बजट डॉक्यूमेंट में उठा के देख लेना, कोई छुपी चीज तो नहीं है। फाइनेंशियल एनालिसिस, ये एक आर्ट होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग सारी उम्र करते रहे, फाइनेंशियल एनालिसिस करें। बजट डॉक्यूमेंट में IMF के साथ लिखा हुआ है, PDL मैं फिर रिपीट करता हूं, 869 एग्जैक्ट फिगर आप चाहते हैं, 869 बिलियन रुपीस का टारगेट, उसको राउंड ऑफ करते हैं, 870 बन गया। आपका 31 दिसंबर 2023 तक हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त तक 475 अरब रुपया PDL में जमा किया। अभी रिवाइज इन्होंने की है जनाब। यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। पाक सऊदिया ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर पाकिस्तान की सऊदी अरब को मुख्तलिफ मंसूबों में भारी सरमाकारी की पेशकश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। पाक सऊदिया मजबूत शराकतदारी कायम करने के अज़म का इरादा। मुलाकात में पाक सऊदिया $5 अरब सरमाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरे पाकिस्तान सऊदी स्ट्रैटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत का मशहूर है। पाकिस्तानी अवाम वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। सऊदी वफ़द के साथ मुलाकातों में इलाक़ाई सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी के लिए पुरअज़म। सऊदी वफ़द ने मईशत के लिए खसूसी सरमाकारी कौंसिल के क़याम को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि SIFC से सरमाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाक सऊदिया ताल्लुकात इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम है। IMF से मुख्तसर और लंबे मुआहदे के लिए पुरुमीद है। मालियाती इदारे से $1 अरब की किस्त अप्रैल में मंजूर हो जाएगी। नए कर्ज के लिए IMF से 3 साला प्रोग्राम की दरख्वास्त करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में इंटरव्यू, कहा कि सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से कौमी एयरलाइन पहला मंसूबा है।
भारत से सालाना बुनियाद पर दरामदात में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक मार्च 2024 में भारत से दरामदात 48% बढ़ी। हजम 2 करोड़ 73 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया। रवां बरस जनवरी और गुज़श्ता बरस में भी भारत से दरामदात बढ़ी थी। ऑयल टैंकर्स और इस्लामाबाद इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात हल कराने की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म कर दी। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर रीजन समेत हवाई अड्डों को सप्लाई बंद कर दी थी। लाहौर में सस्ती रोटी मिल रही है या नहीं, वज़ीर आला पंजाब और कायद नून लीग अवाम में पहुंच गए। सस्ती रोटी की कीमत मालूम की, रेट लिस्ट का जायजा लिया। नवाज शरीफ, मरीम नवाज ने अवाम से राय मालूम की। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को देखकर अवाम का खुशगवार हैरत का इजहार। सस्ती रोटी की फराहमी के लिए वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन मुतहरिक। लाहौर में महंगी रोटी और नान बेचने पर 14 अफराद मौके से गिरफ्तार। महंगी रोटी बेचने पर वहादत रोड पर 2 पॉइंट्स सील कर दिए। वज़ीर खुराक पंजाब की मार्केट की नाकिस मॉनिटरिंग पर हुकाम की सरजनिश। कहा, किसी को मसनूई महंगाई की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी अवाम को ना मिल सकी। नानबाई सरकारी अहकामात पर अमल दरामद से गुरेजा। नोटिफिकेशन के बावजूद पुरानी कीमत पर रोटी और नान फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने कहा कि हुकूमत रोटी नान की सस्ती कीमतों पर अमल दरामद करवाए। Minister of the Kingdom of Saudi Arabia for the generous hospitality extended to us during our recent visit, led by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, from 6th to 8th of April 2024 in Haramain Sharifan cities. The government and people of Pakistan have deep regard for the kingdom, the custodian of the 2 holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdul Aziz and His Royal Highness the Crown Prince. The delegation led by my brother His Highness Faisal bin Farhan, which includes Excellencies Ministers for Environment, Agriculture, Water, Industry, Mineral Resources and Investment, together with the Secretary General of the Saudi Pakistan Special Committee and senior officials from the Ministry of Energy and Public Investment. Your Highness, it is indeed a great pleasure to receive this high-powered delegation in Pakistan, and within a matter of few days after our visit in the Kingdom of Saudi Arabia last week, I can't recall it's such a high level and impressive group of dignitaries visiting from the kingdom to Pakistan in the last 35 years of my political career. Today we had comprehensive discussions covering various aspects of our multifaceted cooperation. I must say and acknowledge that I am deeply impressed with His Highness' wisdom and his ministerial colleagues' contributions and of the entire Saudi team in our deliberations this morning. We discussed ways and means to transform our fraternal, cordial relations into a mutually beneficial strategic and economic partnership. We greatly appreciate the keen interest of the leadership of Kingdom of Saudi Arabia in enhancing investments in Pakistan. This visit provided the Saudi delegation with the first-hand experience of the Special Investment Facilitation Council, which serves as a one-window platform for the fast-track decision-making and promoting and facilitating foreign direct investments in Pakistan. Using the SIFC platform, Pakistan is committed to strengthening investment processes, updating regulations, and enhancing infrastructure.
This commitment aims to foster a flourishing economic environment and establishing Pakistan as a hub for investment and innovation, ready for significant investment inflows in Pakistan from Kingdom and other friendly countries. We are optimistic that the detailed briefings presented to the high-powered Saudi delegation at SIFC today about the extensive investment opportunities in our agriculture, IT, mining, energy and other sectors have successfully highlighted viable and attractive investment opportunities and options, effectively capturing their interest under the leadership of His Highness, my dear brother, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. Pakistan is committed to providing Saudi investors full support, relevant safeguards, and conducive environment for investment. Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif has directed SIFC and relevant ministries to move forward on investment projects in a diligent and time-bound manner on fast track. We look forward to continued government-to-government and business-to-business engagements as we take steady strides on the journey we have started today in the leadership of His Highness, the Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia and his delegation. Let me reiterate my heartfelt gratitude to His Highness and my dear brother, Foreign Minister, and his team for a very short, but I believe a very productive visit to Pakistan. I thank you all. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Your Excellency, my dear brother, thank you very much for your comments and introduction. Thank you for hosting us here today in the Foreign Ministry. And I would like to express my profound appreciation and that of my accompanying delegation to the government of the Islamic Republic of Pakistan for the hospitality and warm reception we have received during this visit. This visit comes as a result of the meeting between His Excellency the Prime Minister and His Royal Highness the Crown Prince, after which the Crown Prince instructed that this delegation be formed and come in very quick succession after that meeting to follow up on the discussions, the very fruitful discussions between the two leaders, and we have had a productive series of meetings already with our counterparts, with our colleagues. We have also had the honor of meeting His Excellency the President and the Prime Minister, and during all of these meetings we stressed the importance and the strategic depth of this relationship. We stressed the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we heard a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side. We were extremely impressed by the very, very proactive attitude that we saw in our meetings, especially with the Investment Council. We saw a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together, and I feel very, very confident that the results of this visit and the results of the work being done between the two respective teams with this attitude, with this approach of focus on results, focus on overcoming hurdles, will deliver significant benefits for both of our countries, will significantly accelerate the process of achieving those investments that we are looking at together. And I can say that there is significant opportunity to increase the level of investment that is already on the table, and we saw today significant other opportunities that we can pursue. So I think this is a very, very positive visit from our perspective at least, and the engagement that we have had so far lays the groundwork for significant and important work to be done in the next few months in order to achieve all of the potential that exists. And we believe in the Kingdom of Saudi Arabia very strongly in the potential that Pakistan holds, especially in the economic development side. There is a lot of untapped potential that is clear to everyone. It just needs to be tapped, and here
working together, we will do what we can with our colleagues in the government of Pakistan to make that happen. So again, very, very grateful for all of the hard work that went into making this visit happen, and the support we've gotten from our Pakistani colleagues, the insights into these excellent opportunities, into the excellent investments that could potentially come forward. I'm also grateful for the conversation that I just had with my colleague, the Foreign Minister, where we covered all of the areas of mutual and concern in regional and international affairs. And as usual, Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia see eye to eye. We have an outlook that is unified by our fraternal relationship, our brotherhood in Islam, but also by our shared outlook for geopolitics. So we will continue to work together for our economic prosperity, but also for the security of our region and of the world. And I'm always happy when I'm able to be here, Your Excellency. So thank you again for receiving us. Okay, we'll now start the Q&A session. The first question will be asked by the representative of Saudi Press Agency, Mr. Abdur Rahman Hayat. He will address a question to the Foreign Minister of Pakistan. Sir, Abdur Rahman Hayat from Saudi Press Agency. My question, leadership of Pakistan and Saudi Arabia have agreed to upgrade the long-lasting Pak-Saudi relationship to a lasting strategic and economic partnership. What step is Pakistan taking to invite investment from Saudi Arabia, and how does Special Investment Facilitation Council support this process? Thank you. Highness, you have a... thank you. Let me, my friend, explain to you that last 16 months of the government, which ended August 9th, 2023, we had created two things, if you recall, both through Act of Parliament. One was the creation of a small investment facilitation council. It is through an Act of Parliament, and it has been placed in the overall law for Board of Investment to promote and to attract investment in Pakistan. Now, this is a one-window facilitation, institution. So people and the foreign investors, particularly government-to-government investment, should, people involved and the dignitaries involved should not go pillar to post, and a couple of dozens permissions and NOCs. They should be all available under one window and under one, facilitation arrangement. We also created, if you recall, Pakistan Sovereign Wealth Fund. Before we left government in August 2023, and that was again through an Act of Parliament. On the law itself, you can see that this Sovereign Wealth Fund has an initial investment portfolio of $9 billion equivalent. It may have been by the boost of the stock exchange now, it might have added more value, but at the time of launch, it was 2.3 trillion rupees, worth of assets with this. Now we are looking towards expanding through SIFC and using this vehicle. For example, we are very, rich history in agriculture. We have a great scope in IT. We have mines and minerals worth of over $10 trillion against Pakistan, total debt of 130 billion peanuts of dollars, total national debt and liabilities. So we have to streamline those assets and use this vehicle. So we have different opportunity. It depends on the appetite of the investor. For example, our dear delegation and led by my dear brother, Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia, we have given a lot of big menu which covers the energy, IT, agriculture, mines and minerals, your hydro dams, your solar, you name it, it's there. So obviously it is there, they would reflect it, they would go through it, they will go back home, they will, discuss with the relevant departments, and obviously, inshallah, we will have. So we have to actually use the SIFC, because your question was SIFC and Saudi Arabia. We have fraternal ties, we have a rich background. We have been seen
together on all international forums on the common approach to, multilateral, at the multilateral forums. So, this has already a very rich relationship between the two brotherly countries. Now we are trying to, and with the help of my dear brother, His Highness the Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia, what we are aiming at, in accordance with the vision of Prime Minister Shehbaz Sharif, to convert this, upscale this relationship and convert it into a viable strategic and economic partnership, so that we both can benefit. So, we have about 2.8 million diaspora in Saudi Arabia. They are hosting. I just thanked my brother, for being a great host. And they are 28% of our Pakistani expats abroad. So, we have a huge agenda to work with, and Pakistan is a great potential. I was telling my brother that I'm born optimist, because this country, which was declared macroeconomic unstable country in 2013, turned out to be within 3 to 4 years, 24th global economy of the world, with the prediction by the Pricewaterhouse that it will be part of G20 within the next few years. So this is the potential of Pakistan. We are trying to streamline, and for that we are looking towards experience and the expertise and the support from our very dearly brotherly country and its leadership. Now I will give the floor to Mr. Shaukat Piracha of Aaj News. Thank you very much. Very warm welcome, Highness, the Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia. As Foreign Minister of Pakistan has rightly said that we never seen such a big delegation from Saudi Arabia, and obviously appreciation for His Excellency the Ambassador Nawaf bin Saeed Al Maliki for his contributions. My question to Honorable Foreign Ministers, both of them, is how Saudi Arabia views the ongoing international efforts for ceasefire in Gaza, and secondly, what are the likely consequences of the recent escalation for the peace and stability of the broader region where we all live? Thank you very much. Thank you very much for your question. And what can I say about Gaza except that the international efforts towards a ceasefire have been wholly insufficient. We are now well beyond 33,000 civilians killed. We are now actively discussing the potential for famine in Gaza. Again, famine. That means people are starving to death because humanitarian assistance is not getting to them. This is an unacceptable situation. It is a complete failure of the international system and the systems of international law and governance to live up to their responsibilities. We must have a ceasefire now, and we must have access for humanitarian aid immediately. There is no justification for the restriction of humanitarian aid in entering Gaza. It is a reality that despite 2 UN Security Council resolutions, we have not seen sufficient aid entering. We have finally now started to see a turnaround in the issue of aid. Unfortunately, that happened after 6 Western aid workers were killed by Israel. But it didn't happen after 33,000 Palestinians were killed. So this shows you the continuing double standard that we have to deal with and we have to live with. The reality is the international community is not living up to its responsibility. We must do more to end the killing. We must do more to end the suffering of the people of Gaza. And we will continue to call for that, and as we will do that with our partners around the world. Look, we are already in an unstable region. The humanitarian catastrophe in Gaza is already inflaming the region. We do not need more conflict in our region. We do not need more confrontation in our region. So it is our position that de-escalation must be everybody's priority. When there are differences, they should be resolved through dialogue, not through the use of force, and we will do everything we can to push in that direction. Thank you. If, with your permission, my dear brother, if I can add a few words on this issue. It's a very important issue, and Pakistan is deeply concerned over Gaza issue. I share the feelings, the statement of my dear brother, Highness, the Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia.
We have talked about this subject bilaterally, and I think it is a time that this genocide must end, because 33,000 killings of of Muslim brothers and sisters and small innocent children. This is far too much, and the world conscious must wake up. I think we both agree that what we need is immediate and unconditional ceasefire to take place. We both believe that unimpeded humanitarian assistance to the besieged people of Gaza should go. They should not let them be killed by starvation. In addition to the what genocide there is taking place, there's the return of the displaced Palestinian must also take place, and the accountability of the crimes which have been committed. I mean, we have been seeing the centuries-old and the decades-old crimes are being, investigated, and accountability is undertaken in the recent last few decades. Why not for this genocide crime? So I fully endorse my brother's feeling. Pakistan is deeply concerned. We believe the perpetual solution to this issue will be when Palestinian state is established according to the 1964 resolution with Al-Quds Sharif with its capital. I think that is what is required. It is good for Israel perhaps also, but I think it is need of the hour, and the world community must wake up. You just heard my brother saying that only 6 killings of the Western, people woke them up, and we saw some action being taken place, but for months there was no movement. So I share my brother's feeling, and on behalf of Pakistan, on a personal behalf, that this is something I think the world must, act fast and as fast as it can. Thank you. Thank you. I would now ask Mr. Muhammad Ejaz from GNN to pose a question to the Foreign Minister of Pakistan. I would like to ask a question from both the dignitaries here. As you mentioned in your speech earlier about the Pakistani diaspora, I would like to ask the Pakistani diaspora is living in the Saudi Arabia for very long, and they are playing a very positive role in the Saudi society and the development. How Pakistani diaspora can play its role in future strengthening the ties between the both countries? And secondly, I would like to ask my guest foreign minister how Pakistan is facing a challenging situation, and the world is also facing different challenges. How Pakistan and Saudi Arabia will both proceed to overcome these challenges and to face the situation as you have mentioned in Gaza? Well, let me just explain to you that, I again thank His Highness and the Kingdom of Saudi Arabia leadership for hosting our 2.5 million, Pakistanis there, which is 28% of the workforce of Pakistan. And their contribution in the national exchequer through the remittances is tremendous. Is almost 25% of the total remittances Pakistan receives from all over the world from Pakistani expatriates. Number two, I have requested my dear Highness brother that if the kingdom could consider that we have a new policy which has been decided by Prime Minister Shehbaz Sharif, that we would now train our labor force and our human resource export based on skill training, and particularly in different fields. So, the kingdom is coming up with a huge 2030 vision. The vision of the leadership of Kingdom of Saudi Arabia, His Royal Highness the Crown Prince, Mohammed bin Salman. So they are creating a new world in the name of new city. So I have requested that Kingdom may kindly consider. We will meet the standards, we will meet the skill requirements, we will meet more human export, human resource export from Pakistan. So, we have discussed this subject in detail. Would you like to add, Your Highness? Excellency, yes. First on our brothers from Pakistan who
live and work in the kingdom. As I told you, Excellency, we are incredibly grateful for the contribution that they make and have made historically to the development of the Kingdom of Saudi Arabia. Our brothers from Pakistan have stood side by side with us for decades now in building our country, and we are very grateful for that, and they are a very important positive contribution to our economy, and they continue to be so, and I'm sure they will continue to be such in the future. And with the initiatives of the government, we hope we can add additional value for both of our countries in that regard. Obviously, as regards facing challenges together, we will have to cooperate, and we will rely on each other's support as we have historically, and we have always overcome the challenges in the past, and we have helped others together and help outcome. Both Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia very much believe in dialogue and cooperation to address the challenges that the world faces. And we will work together to bring others into that mindset and to work into that direction. Thank you. Last question. Because of the time constraints, we have room for only one question, and that would be Ms. Mona Khan from Independent Urdu. Thanks for the opportunity. My question is for the Excellency, Foreign Minister of Saudi Arabia. Your delegation has received a detailed briefing from the SAFC on the investment opportunities in Pakistan. So what are the key sectors your investors are looking for? Thank you. Thank you very much. I prefer not to go into any specific sectors, although I will say it was a very broad presentation in several strategic areas. What I will say is that we were very impressed. We were not just impressed by the breadth of opportunities that exist, we were impressed by actually the format. This gave us some very, very significant confidence that we will be able to move forward on those projects that we decide to identify as worthy of investment. Because this new format, a real interagency, intergovernmental approach focused on getting things done, this is something that we were very, very enthusiastic about. So I think for us what was most important was the new approach that we saw. We were already quite confident that Pakistan had significant investment opportunities in a multitude of sectors. So I'm sure that we will be moving ahead significantly on all of those. But I just want to emphasize this new approach is something that gave us a lot of confidence. Thank you. Okay. Thank you very much. This concludes our media briefing, and we thank His Royal Highness, the Foreign Minister of Saudi Arabia and the Foreign Minister of Pakistan. इस्लामाबाद में पाक सऊदिया वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस से जारी थी। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकी जाए, सागदार की जानिब से ये कहा गया है। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रही, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बयान दिया गया। और पाकिस्तान और सऊदी अरब का गज़ा में जंगबंदी का मजमूई मुतालबा सामने आ चुका है। गज़ा में 35,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल आलमी बरादरी की नाकामी है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया। और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को रोकने के हवाले से सागदार का बयान सामने आया। सऊदी अरब की तरफ से बड़ी सरमाकारी खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान सऊदी सरमाकारों को मुकम्मल सहूलतें फराहम करेगा, सऊदी ख़ारजा। इसाकदार की सऊदी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंशाअल्लाह बानी पीटीआई अप्रैल के महीने में ही रिहा हो जाएंगे। रिहाई किसी डील की सूरत में नहीं हो रही, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। और महकमा एक्साइज पंजाब ने नंबर प्लेट्स की फीस वसूली बंद कर दी। शहरी अब खुद नंबर प्लेट्स बनवा सकेंगे। महकमा एक्साइज ने 30 लाख नंबर प्लेट्स की फीस वसूली करने के बावजूद प्लेट्स फराहम नहीं की।
अहम खबर शामिल करते हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का मामला। नियो न्यूज से खातून की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हासिल कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून की हलाकत की वजह ट्रेन से गिरना करार दिया गया। खातून के जिस्म पर ज़र्ब ट्रेन से गिरने की वजह से आई। खातून की मौत की बड़ी वजह सर पर चोट लगने से खून बहने की वजह करार दिया गया है। मज़ीद तफसीलात हाफिज महबूब से जानते हैं। हाफिज महबूब, बताइएगा, सर पर चोट लगने की वजह करार दिया गया, जबकि इससे पहले कहा जा रहा था तशद्दुद भी इसकी एक रीजन थी। जी बिल्कुल, जो ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का मामला है, तो इस हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके में जो है वो जिस खातून के जिस्म पर इंजरी और ज़र्ब ट्रेन से गिरने की वजह से आई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया, जिसके खातून की मौत की बड़ी वजह जो है वो सर पर चोट लगने और खून बहने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर शवाहिद तहकीकाती टीम को पहुंचा दी गई है। तहकीकाती टीम खातून की जो ट्रेन से गुजरने, यहाँ गिराए जाने समेत खुदकुशी के तमाम पहलुओं पर जो है वो देख रही है, जबकि इससे पहले की जो फुटेज है खातून मुसाफिर पर जो पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से कबल की वीडियो भी जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। खातून मुसाफिर ट्रेन में मौजूदा दीगर मुसाफिरों के साथ बदतमीजी और बदसलामी भी करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो ठीक है। हाफिज महबूब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने K4 मंसूबे की तौसी के लिए फौरी कंसल्टेंट हायर करने और मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की K4 मंसूबे की तौसी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत एक्निक के से फौरी की तौसी जल्द मंजूर करेगी। K4 मंसूबे की तौसी को जल्द मंजूर किया जाएगा। खेल के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को इवेंट के इनाकात में मुश्किलात का सामना है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का पंजाब स्टेडियम देने से इनकार। स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि 2 से 6 मई तक पिंक गेम्स पहले से शेड्यूल हैं, मसरूफियात के बायस स्टेडियम नहीं दिया जा सकता, तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को इवेंट के इनाकात में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का पंजाब स्टेडियम देने से इनकार और स्पोर्ट्स बोर्ड का यह मौकिफ है कि 2 से 6 मई तक पिंक गेम्स पहले से स्केड्यूल है, जिसकी मसरूफियात के बाद स्टेडियम को नहीं दिया जा सकता। एक ब्रेक शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा। अहम खबर शामिल करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शहादा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। इसके अलावा जिन्होंने मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सरगना को जहन्नुम वासिल करने में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की है कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दिया जाए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। जावेद बलोच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बलोच, बताएगा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर कौन से अमूर ज़ेर बहस आए? मरियम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बड़ी अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसमें मुल्क की सलामती के अमूर और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग जारी है उसके मुतालिक जो है वो ब्रीफिंग दी गई और जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया और जो ऑपरेशन जारी हैं उसके मुतालिक भी जो है वो तबादला ख्याल किया गया और जिसमें अनथक कोशिशें की जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मुल्क में अमन कायम करने के वाले से उसको भी सराहा गया। इस मौका पर खराज अकीदत पेश किया गया जो शोधा हैं पाक फौज के सिक्योरिटी फोर्सेज के और जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान की हैं उनको भी खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। इस मौका पर ये कहा गया शुरका की तरफ से कि फोरम ने जो है वो बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले और बलूचिस्तान में जो मासूम शहरियों की बेईमाना कत्ल है उसकी पुरज़ोर मजम्मत की है और ये इस बात का अज़म का इजहार किया है कि
पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की जो है वो दिफा किया जाएगा और दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। इस मौके पर जो है वो फोरम को ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि ये दहशतगर्द गिरोह जो है पाकिस्तान और इक़्तिसादी मुफादात और बिलखसूस चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जो CPEC है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और ये CPEC को नाकाम करने की एक साजिश है जो बशाम का वाक़या है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है CPEC की मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। इस फोरम ने इस बात का भी अदा किया मरियम के पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जो है वो जारी रखेगा और फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार भी किया और इस मौके पर इंसानी हकूक़ की जो संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जो जंगी जुराइम और नस्लकुशी की जा रही है फ़लस्तीन में, उसकी भी मजम्मत की गई। ठीक है जावेद बलोच, इस हवाले से बताइएगा कि दहशतगर्दी के हवाले से बात की गई और आपने कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से बात की गई, तो क्या फ़लस्तीन के हवाले से कोई करारदाद भी पेश की जाएगी? देखें मरियम, हम इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर फ़लस्तीन की जहाँ पे ये जंगी जुराइम हो रहे हैं, फ़लस्तीनियों पर जो है मुज़ालम ढाए जा रहे हैं, उसकी मजम्मत की गई और ये भी जो एक कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ प्रोपेगेंडा की और जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी भी मजम्मत की गई। इस मौका पर शुरका ने इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम ऐसी तमाम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और उसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर जो है वो फोरम का मुल्क में पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की के असूल के लिए जो है हुकूमत को मुकम्मल ताउन की भी जो है वो फराहम करने की। जावेद बलोच, आपने कहा कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या उससे निबटने के लिए कोई लाहे अमल अपनाया जाएगा? देखें, इस फोरम में किया और इस कदम का इजहार किया कि जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ पाक फौज के खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा जैसे भावलनगर वाक़या को उछाला गया, जिस तरह मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इशूज जो है उसको उछाल कर जो है वो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता। तो इस कॉन्फ्रेंस में शुरका ने इस अज़म का भी इजहार किया कि जो लोग इस मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इस फोरम में जो है जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, जैसे बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं, जो KP के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी भरपूर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उसको भी कानून के मुताबिक उससे निबटा जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नामा से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।